हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी चल रहा है हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है और इसी आर्टिकल पर बेस्ड होते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। इसी नेचुरल फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड करके गैल्वेनोमीटर बनाया गया था, जिसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है उसका नाम है अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें वो फॉर्मूला यूज होगा जो आप पहले डिराइव कर चुके हैं इसी चैप्टर में, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज का हमारा आर्टिकल क्या है। तो ये आपके सामने हमारी आज की हेडिंग है जो आपको दिख रहा है, ये करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इस हेडिंग में हमें क्या पढ़ना है, वो ये कि आपके पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मैंने डायग्राम ऑलरेडी, जो कंप्यूटराइज्ड डायग्राम है वो तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे हुआ होगा चीज पॉसिबल, वो मैं आपको दिखाता हूं। आपके पास एक इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल है, और रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब क्या है, एक वायर को बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया तो उसे रेक्टेंगुलर कॉइल कहा जाएगा। सिंपली जो वायर होता है, मेटेलिक वायर, उसको बेंड करके एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसा बना दिया। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो करवा दिया जाए और इस कॉइल के दोनों साइड, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल मैग्नेट का रख दिया जाए, तो इस कॉइल को हम कहेंगे कि कॉइल प्लेस्ड हो गई है, प्लेस कर दी गई है एक मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन लगेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ऐसा ही किया गया है। इसका ये आप डायग्राम यहाँ देख रहे हो, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल रखा है एक मैग्नेट का, और ये जो PQRS ये एक कॉइल है जो आपकी तरफ फेसिंग है, और इसमें ये जो एरो से शो किया गया है कि इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। अब इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होगा वो आपको सीखना है, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूं, जिससे आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। और इस डायग्राम में क्या सिचुएशन है, ये जो आप कॉइल देख रहे हैं जिसका नाम है PQRS, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, बट आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी स्लांट पोजीशन में है। यहां जो मैंने डायग्राम बनाया है और ये ऑलरेडी जो पहले से ही बना हुआ डायग्राम है, इन दोनों ही केसेस में जो हमारी कॉइल है उसका एक फेस आपकी तरफ है सीधा सीधा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है। लेकिन यहां पर इस केस में अगर हम देखें तो कॉइल कुछ ऐसे बनी हुई है। ये इस तरह से पैरेललोग्राम शेप में रेक्टेंगुलर कॉइल दिखने का मतलब ये है कि कॉइल ऑलरेडी थोड़ी सी टर्न लिए हुए है, यानी ये बिल्कुल सीधा ऐसे फ्लैट नहीं है। थोड़ा सा ये वाला जो ये वाली एज है ये आपकी तरफ आगे की तरफ है, स्क्रीन से बाहर की तरफ, और ये पीछे की तरफ है। तो ये कॉइल ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में।
और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी लग रही है नॉर्थ से साउथ। तो आप देख रहे हैं ये एरोज, ये एरोज, ये एरोज, ये सब मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ लग रही है। यानी इस तरफ नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ साउथ पोल होगा। और अभी क्या है कि इस पोजीशन में अगर ये कॉइल रखा हो तो यहां से अगर आप इस कॉइल के सरफेस के नॉर्मल कोई एरो बनाएं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो वो एरो आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ बनेगा, बिल्कुल आपके तरफ आ रहा होगा मोबाइल स्क्रीन से या लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन से। लेकिन यहां आप गौर से देखें, ये जो आप एन दिखाई दे रहा है, ये एन वो एरो है जो इस कॉइल के प्लेन यानी कॉइल के सरफेस के नॉर्मल बनाया गया, नॉर्मली आउटवर्ड। तो अब नॉर्मली आउटवर्ड के लिए आपको अगर इस बोर्ड पर ये डायग्राम बनाना है तो ये ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा और यहां पर भी ये नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपकी PQRS ये कॉइल है, ये थोड़ी तिरछी करके मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी लेफ्ट टू राइट लग रही है हर जगह। और ये जो N आपका बनाया गया है N, ये एक एरो है जो कॉइल के नॉर्मली आउटवर्ड ड्रॉ किया गया। ये आपकी कंडीशन है। अब बाकी जो चीजें हैं वो मैं हटा देता हूं, क्योंकि इनकी जरूरत अब आपको नहीं है। तो ये सब यहां से रिमूव कर दिया जाए। हमारे पास कंडीशन जो है वो अब आपके सामने है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, PQRS इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। और उस रेक्टेंगुलर कॉइल का स्मॉल l है लेंथ और स्मॉल b है ब्रेड्थ। रेक्टेंगल होगा तो लेंथ होती है, जैसे PQ जो होगा वो इस कॉइल की लेंथ कहलाएगी और PS जो होगा वो कॉइल की विड्थ या ब्रेड्थ कहलाएगी। तो PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ स्मॉल l और ब्रेड्थ स्मॉल b है। उस कॉइल में I, कैपिटल I ये जो दिख रहा है आपको, ये करंट फ्लो कर रहा है P से Q, Q से R, R से S, S से फिर से P। ये I करंट शो कर दिया है एरो से। और ये कॉइल, दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कैपिटल B, सच दैट, किस तरह रखी है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, सच दैट द नॉर्मल टू द कॉइल is making an angle theta with the direction of magnetic field। यहां पर भी आप देख लो, ये कॉइल का नॉर्मल है N, यानी कॉइल के सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकल रहा है, जिसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया है थीटा। और यहां पर भी आप देख लो, कॉइल का नॉर्मल, कॉइल के सरफेस का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया है थीटा। तो ये आपकी कंडीशन है कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS है, उसका लेंथ स्मॉल l है, ब्रेड स्मॉल b है, उसमें कैपिटल I करंट फ्लो कर रहा है और वो कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है वो B है और कॉइल के नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया हुआ है थीटा। द कॉइल इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द नॉर्मल टू द कॉइल makes an angle theta with the direction of magnetic field, ऐसा कहा जाएगा। अब ऐसा होने पर क्या होगा वो सबसे पहले समझ लें। each arm of coil, इस कॉइल की each arm मतलब हर साइड, कॉइल में 4 साइड हैं, PQ, QR, RS और SP।
each arm of the coil will experience a force। सबसे पहली बात क्या होगी, इस कॉइल की हर आर्म PQ भी, QR भी, RS भी और SP भी, हर आर्म एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? क्योंकि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी होगी वो मैं दिखाता हूं आपको। वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, जिसे हम ILB साइन थीटा भी बोलेंगे। तो हर आर्म फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो सबसे पहले हम इन सारी आर्म्स पर अलग अलग जो फोर्स लगती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और फर्स्ट पोजीशन पर सबसे पहले हम जो फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो फोर्स होगी FSP। FSP का मतलब हो गया इस S और P, S से P तक जो आर्म है उस पर लगने वाली फोर्स। और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I, यानी इसमें फ्लो करने वाला करंट I है, और साथ में SP आर्म की जो लेंथ है वो असल में कॉइल का ब्रेड्थ है। तो आपने इस फॉर्मूले में L की जगह स्मॉल b लिखना पड़ेगा, क्योंकि SP जो कंडक्टर है उसकी खुद की SP की लंबाई तो स्मॉल b है, स्मॉल l क्या है, PQ यानी रेक्टेंगल की लेंथ। तो फॉर्मूला IL क्रॉस B है, जिसे ILB साइन थीटा हम बोल देते हैं, जिसमें I कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट होता है, L कंडक्टर की लेंथ होती है, एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और B मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कंडक्टर की लेंथ की जगह आप स्मॉल b लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि उस रेक्टेंगल की विड्थ भी है, या जो इस कंडक्टर की लेंथ मानी जाएगी। और फिर जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूले में ILB साइन थीटा बनता है। लेकिन यहां इस कंडीशन में ये थीटा L और B यानी कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, और वो भी एंगल उस डायरेक्शन का देखा जाता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये मैंने पहले ही बच्चों को बताया। यानी यहां पर साइन के आगे आपने वो एंगल लिखना है जो करंट के डायरेक्शन ने किसके साथ बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी ये जो मैंने रेड मार्क से दिखाया है ये एंगल लेना पड़ेगा जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके साइन के आगे एंगल लिखोगे। यहां पर आप डायरेक्टली थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि थीटा तो आपने कौन सा एंगल लिया है, जो मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्मल के साथ बनाया हुआ है। लेकिन जब आप फोर्स ऑन अ करंट निकालते थे तो IL क्रॉस B में, ILB में साइन के आगे जो एंगल लिखा जाता था वो एंगल करंट के फ्लो के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था। यानी ये रेड वाला जो एंगल बनाया है ये एंगल यहां पर लेना पड़ेगा हमको, और ये एंगल 90 प्लस थीटा होगा। आप देख ही रहे हैं ये कॉइल का नॉर्मल है, नॉर्मल वाले एंगल का नॉर्मल मतलब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। तो ये जो ब्लू कलर से दिखाया है ये 90 डिग्री होगा, और साथ में ये थीटा है। तो ये पूरा एंगल किस किस को मिलाकर बन रहा है, 90 और थीटा को। तो इसलिए फॉर्मूले के मुताबिक ILB साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यह हमने बहुत अच्छी तरह उसमें एक्सप्लेन भी किया था। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इस फोर्स का डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। जब आप फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो ये फोर्स इस तरह से आएगी, ये जो एरो दिखाई दे रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छी तरह समझाया था। आप अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें, सेकेंड वाली फिंगर जो लॉन्गेस्ट फिंगर यानी मिडिल फिंगर भी कहलाती है उसको करंट की तरफ रखें, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ होगा। तो ये FSP जो है ये फोर्स आई स्मॉल बी कैपिटल बी और कॉस थीटा आई है, और इसका डायरेक्शन आया है वर्टिकली अपवर्ड। VU का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड, जैसा कि इस एरो से दिखाई दे रहा है। एंगल याद रखेंगे, एंगल हमें फॉर्मूले के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड और करंट के फ्लो के डायरेक्शन का लेना होता है। यहाँ आपने थीटा को नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है मैग्नेटिक फील्ड का वो लिया है, लेकिन फॉर्मूले में आपको ये पूरा एंगल लेना है, तो ये 90 प्लस थीटा। उसके बाद हम सेकेंड नंबर पर फाइंड आउट करेंगे FQR, जो कि यहाँ F1 से दिखाई गई है। ये वाली फोर्स FSP जो है वो F2 से दिखाई गई है। FQR इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम दोनों इन साइड ऑपोजिट साइड्स के ऊपर लगने वाली फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर PQ और RS वाली फोर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी बच्चों को रीजन पता चलेगा। फिर से फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और इस फॉर्मूले के मुताबिक फिर से L की जगह QR की लेंथ तो B है तो यही रखी जाएगी, और क्रॉस B करा जाएगा, और फिर आप लिखेंगे I स्मॉल b कैपिटल B साइन, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। और अब की बार फिर से आपको एंगल लेना पड़ेगा। अब की बार एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल हो गया। मैं इस एंगल को रेड कलर से बनाऊं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऊपर भी रेड कलर वाला एंगल शो कर रहा था, वो एंगल जो करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि ये दिखाता हूं, ये पूरा एंगल अभी भी 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है कॉइल का, और कॉइल का नॉर्मल का मीनिंग है वो लाइन जो कॉइल के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ये पूरा जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये 90 है, उसमें से इतना एंगल थीटा है, बचा हुआ एंगल जो है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है जो हमें यहाँ लेना है। तो वो एंगल आपको बनेगा 90 माइनस थीटा। आपको फॉर्मूले में जो एंगल लेना होता है L क्रॉस B में, वो एंगल करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का लेना होता है। तो इस केस में करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल 90 प्लस थीटा बन रहा था, और इस केस में करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 पूरा, उसमें से थीटा माइनस करके जो बचा हुआ है वो बन रहा है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई स्मॉल b कैपिटल B और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, ये याद रख लें। साइन 90 माइनस थीटा भी और साइन 90
प्लस थीटा भी। कॉस थीटा ही होता है दोनों। बस जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पर अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक फिंगर, सेकेंड फिंगर करंट की तरफ, तो आपका थंब नीचे की तरफ आएगा, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस कॉइल पर, कॉइल की एसपी आर्म पर फोर्स ऊपर की तरफ लग गई और क्यू आर आर्म पर फोर्स लग गई नीचे की तरफ, और ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है। देख रहे हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ऐसी कोई भी दो फोर्सेस जो एक ही लाइन में लग रहे हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट है, वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो आपको इसके नीचे एक लाइन लिखनी होगी लैंग्वेज में, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, ऑपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये याद रखें, नोट्स पढ़ें अच्छी तरह तो उसमें लिखा होगा। यहाँ पर हम बच्चों को सिर्फ मैथमेटिकल और वो समझाते हैं, पूरा लैंग्वेज तो साथ में एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ है आपके नोट्स में, साथ में लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस दोनों फोर्सेस निकालने के बाद उनके डायरेक्शन पता लगने पर आप देखोगे कि दोनों फोर्सेस, देखें, आई स्मॉल बी कैपिटल बी कॉस थीटा, ये भी आई स्मॉल बी कैपिटल बी कॉस थीटा, एक वर्टिकली अपवर्ड एक वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पता चला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल ऑपोजिट हैं एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। तो इन दोनों ने कैंसिल कर दिया, इनका काम हो गया खत्म। अब काम खत्म हो गया है तो इन दोनों फोर्सेस को यहां से हटा भी देते हैं। आप तो जब चाहो रिवाइंड करके देख सकते हो, हटाने का मतलब परमानेंटली रिमूव नहीं है, पीछे जाओ फिर से देख लो। बट दीज टू फोर्सेस, क्या लिखना है इसके नीचे, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, ऑपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। डेरिवेशन में तो आगे बढ़ जाएंगे हम, वहां तो मिटाने की जरूरत नहीं है जो आप कॉपी में लिखोगे, लेकिन यहां पर हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि इन दोनों फोर्सेस ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इन दोनों का इस कॉइल पर कोई असर नहीं होगा। अब हम बाकी दोनों आर्म्स पर बची हुई फोर्सेस कहना चाहिए, फाइंड आउट करते हैं और वो आपको दिखाते हैं, और वो फोर्सेस क्या इफेक्ट पैदा करती हैं वही इस आर्टिकल की सबसे मेन बात है। अब हम आपको दिखाते हैं फोर्स एफ पी क्यू। एफ पी क्यू में फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, आई कंडक्टर की लेंथ, पी क्यू कंडक्टर जो है उसकी लेंथ तो एल है ही, जो कि रेक्टेंगल की भी लेंथ कहलाती है, क्रॉस बी, और फिर जब हम इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे तो आई और साथ में एल और बी और साइन। मैंने बताया था करंट के डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, करंट किस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक और उनके बीच का एंगल। यहां पर ये एंगल 90 है, दिख रहा है बच्चों को, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा आई स्मॉल एल और बी, साइन 90 1 होता है, तो यही इतना ही फोर्स बचेगा। और फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब आप ये करेंगे, करंट नीचे की तरफ है, मिडिल फिंगर उस तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर उस तरफ हो जाएगी, तो आपका थंब जो है वो बाहर की तरफ, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यानी ये जो फोर्स है ये नॉर्मली आउटवर्ड है। जिस प्लेन में ये वायर या कंडक्टर बना हुआ है, यानी आपके कॉपी के प्लेन, बोर्ड का प्लेन, आपके स्क्रीन जो सरफेस है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ आप लाइन ना कॉपी से बाहर बना सकते हो, ना बोर्ड से बाहर, ना स्क्रीन से बाहर, ये 2D हैं सारे,
तो आपको ये एरो इधर बनाना पड़ रहा है। ये एरो असल में इधर इस सरफेस पे नहीं है, इस सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ये एरो F3, इसीलिए बोल रहे हैं नॉर्मली आउटवर्ड। ये भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा। अब बारी आती है अगली फोर्स की, जिसका नाम है FRS। R से S की तरफ फिर से वही फॉर्मूला, I L क्रॉस B और I L B साइन अब आप ये देखो, ये करंट है I, यहाँ से जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, यानी साइन 90 डिग्री आएगा यहाँ पर भी। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला भी I L कंडक्टर की लेंथ और B, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फिर से करंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स करेंगे तो थंब अब की बार आपका नॉर्मली इनवर्ड होगा। ये एरो बना हुआ ऐसे है F4, देख रहे हैं इसको, लेकिन ये आपके स्क्रीन या बोर्ड या कॉपी में अंदर की तरफ है, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, और कॉपी में अंदर की तरफ। तो आप कॉपी में होल तो कर नहीं सकते, अब मैं ऐसे पेंसिल होल करके घुसाएंगे, तो ये स्क्रीन से नॉर्मली इनवर्ड है। अब इन दोनों पर FPQ और RS पर फोर्स फाइंड आउट करने के बाद ये देखा गया कि ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, लेकिन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन नहीं है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट तो हैं, साथ ही पैरेलल भी हैं। और जब दो फोर्सेस इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल होती हैं तब आपको बताया गया है, जिन बच्चों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा है उसमें एक आर्टिकल आपको पढ़ाया गया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा था और एक फोर्स ऐसे लग रहा था, दोनों फोर्सेस इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल थे, तो उन्होंने इस डाइपोल को टर्न करा दिया था, तो रोटेट करा दिया था। तो जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये भी इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल हैं, और ये भी इस कॉइल को टर्न या रोटेट कराएंगी। और किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगी वो एक्सिस में बना रहा हूं। एक्सिस हटा रहा हूं मैं एक्सिस के लिए कोई डिफरेंट कलर यूज करके दिखाता हूं, रेड कलर यूज कर लेता हूं जिससे अच्छा समझ में आए। ये जो लाइन में बना रहा हूं, ये लाइन वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये कॉइल को टर्न कराएंगी यानी रोटेट कराएंगी ये दो इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेस। याद रखें F2 यानी ये ऊपर लगने वाली ये वाली फोर्स भी और ये वाली फोर्स भी, ये भी इक्वल ऑपोजिट तो थी, बट आप लोग लाइन देख रहे हो, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट हैं लेकिन पैरेलल हैं। इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस पैरेलल होने पर कैंसल नहीं होती बल्कि बॉडी को रोटेट या टर्न कराती हैं, और ऐसी जो चीज है जो बॉडी को टर्न कराए, दो फोर्स इक्वल ऑपोजिट होने पर उसे कपल कहा जाता है। यहां पर 12th में इसे टॉर्क कहा जा रहा है, लेकिन मैंने बच्चों को बताया है पहले जिनको पढ़ाया गया है वो डाइपोल वाला केस, कि एक फोर्स, सिंगल फोर्स अगर किसी बॉडी को रोटेट कराती है वो टॉर्क है।
लेकिन दो इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी को रोटेट कराती हैं, वो कपल होता है। और उस कपल का सिंबल तो यही होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, यानी दोनों में से कोई सी भी एक फोर्स, दोनों सेम है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो कपल इसको रोटेट कराता है उसे फाइंड आउट करने के लिए सिंबल तो यही है, इसीलिए इसे टॉर्क भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली ये टॉर्क नहीं है, ये कपल है। और कपल फाइंड आउट करने के लिए आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आइदर फोर्स तो आपको पता है, ये दोनों में से कोई सी भी फोर्स ले लो। अगला काम है इन दोनों फोर्सेस, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जो इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा वो आपको दिखाया है। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा ये दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। मैं दिखाता हूं आपको वो डायग्राम, जिससे आप इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखकर बता सकते हो, एक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच का फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस डायग्राम, ये तो आपने अभी देखा ही है, इस डायग्राम के साथ एक और डायग्राम आपको दिखाया है। ये कॉइल का फ्रंट व्यू है, आप सामने से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, और ये इस कॉइल का टॉप व्यू दिखाया है आपको। यानी आपको सिर्फ PS, ये जो P से लेके S तक का कंडक्टर आपको दिख रहा है, बाकी का कॉइल इसके नीचे है। यानी अगर आप इसको सामने से या साइड से देख रहे हो तो ये कॉइल ऐसा दिखेगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल छत पे जाके, छत से बिल्कुल इसके एग्जैक्टली ऊपर से, यहां से अपनी आंख लगाकर ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ PS कॉइल का ये दिखाई दे रहा है। और F3, ये जो फोर्स आप देख रहे हो वो ये है, और F4 ये वाली फोर्स है, नॉर्मली इनवर्ड, ये नॉर्मली आउटवर्ड, दोनों इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल है। और P से N तक एक लाइन ड्रॉ किया, ये PN इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। कैसे पता चलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आपने F4 वाली फोर्स को पीछे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, आप इस वाली फोर्स को भी पीछे बढ़ा सकते थे। दोनों में से कोई सी भी एक फोर्स को अगर आप पीछे एक्सटेंड करो और दूसरी फोर्स से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये भी कर सकते थे। ऐसे कर दो, ये फोर्स पीछे एक्सटेंड किया, इसे यहां एक्सटेंड किया है, और इस फोर्स से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी D कहलाएगा। देखो दोनों सेम है। तो हमने ये वाली फोर्स पीछे बढ़ाकर और पीछे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। PN इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक है जी। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाने के लिए इस कॉइल का टॉप व्यू देखना है। अगर आप इस कॉइल का टॉप व्यू देखोगे तो आपको सिर्फ PS दिखाई देगा, और ये दोनों फोर्सेस, F4 इधर और ये बाहर की तरफ लग रही होगी, ये दोनों फोर्सेस हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो P से N तक, वो एक फोर्स को पीछे बढ़ाकर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से N तक है। अब आपका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था, कपल, यानी सिंबल तो ये टॉर्क जैसा ही है, कपल निकालने के लिए आइदर फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आइदर फोर्स मतलब दोनों फोर्स में से कोई सी भी एक फोर्स, दोनों इक्वल ऑपोजिट है, पैरेलल है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि PN है, जिसकी वैल्यू आपने D ली है। ये आपका फॉर्मूला था। और जिसमें से आइदर फोर्स जो है, चाहे वो F3 ले लें या F4 ले लें, वो फोर्स क्या आई थी,
एल और बी, ये दोनों में से कोई सी भी एक फोर्स आएगी। तो ये फोर्स तो आपको पता है, बस आपको डी फाइंड आउट करना है। अब डी फाइंड आउट करने के लिए क्या है, देखो ये एंगल तो पहले ही आपको ये थीटा दिया हुआ है। ये एंगल किस किस के बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपने जब ये ट्राइंगल बनाया तो आप समझ लो ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, जिसे आप पहले 90 माइनस थीटा बोल सकते थे, अभी आपने इसे अल्फा बोल दिया, और अल्फा में थीटा ऐड करें तो ये पूरा एंगल 90 बनेगा। ये वाला एंगल थीटा है, ये बाहर वाला एंगल अल्फा है, उसमें दोनों को ऐड करके ये पूरा एंगल 90 बन रहा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक बात है, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ये एंगल ऑलरेडी आपको 90 बोल रखा है, ये 90 है, और ये अगर अल्फा है तो इस बचे हुए एंगल को थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा करके ही 90 बन रहा है। ये एंगल अल्फा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम 90 होना जरूरी है, तभी तीनों का सम 180 होगा। एक अल्फा है, चूंकि ये वाला अल्फा है, लेकिन इस अल्फा के साथ थीटा मिलता है तो 90 बनता है, तो इस अल्फा के साथ ये थीटा मिलेगा तब 90 बनेगा, और ये 90 मिलके तीनों का 180 बन जाएगा। इसलिए आप इस एंगल को थीटा बोल देते हो। अब आप इन ट्राइंगल PSN, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में PSN में साइन थीटा फाइंड आउट करते हो। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, द एंगल विच द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो इस कंडीशन में ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा बन गया है, रीजन आपको बता दिया है। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ होगा PN, जो एंगल लेते हैं साइन या कॉस निकालने के लिए, उसके एंगल के सामने वाला एंगल को, सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर माना जाता है, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली साइड है, यानी PS। और फिर आप साइन थीटा लिखेंगे, तो PN की वैल्यू आपने D सपोज किया है, और PS, ये जो P से S तक, ये कॉइल का विड्थ या ब्रेड्थ था, जिसे हमने B माना है, स्मॉल b, कॉइल की लेंथ को स्मॉल l माना था। तो स्मॉल d की वैल्यू, देयरफॉर स्मॉल d की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल b साइन थीटा। तो अब आप इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करोगे कपल फाइंड आउट करने के लिए, जो कपल इस कॉइल को रोटेट करेगा, तो आप लिखोगे कपल का सिंबल टॉर्क जैसा ही होता है, इज इक्वल टू आइदर फोर्स आप लिखोगे IL और B, ये फोर्स है, दोनों में से कोई सी भी फोर्स, आइदर फोर्स, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d की वैल्यू B साइन थीटा है। और फिर आप लिख सकते हो ऐसा, I ऐसे ही रहने दे, लेंथ कॉइल की L है और ब्रेड्थ यानी विड्थ कॉइल की स्मॉल b है, और आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ इनटू विड्थ को कॉइल का एरिया बोल सकते हैं, तो आप लिख सकते हो A और साथ में B और साथ में साइन थीटा। और इन वेक्टर नोटेशन आप इसी टॉर्क या कपल को, टॉर्क तो नहीं बोलना चाहिए, बुक में टॉर्क ही लिखा है लेकिन है ये कपल, आप ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि फिजिक्स में एरिया को भी वेक्टर माना गया है, गॉस थ्योरम जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें याद होगा।
कि इन फिजिक्स एरिया इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर ए फॉर एरिया, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ही ऑलरेडी, उनके साथ साइन थीटा है तो वो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके ही आएगा। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर बताया जाता था? सरफेस के, कॉइल के सरफेस के नॉर्मल, यानी जो एन था ये किसका डायरेक्शन को शो कर रहा था? ये एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा था। और थीटा जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। देख लो आप यहाँ पर भी थीटा एंगल है एरिया वेक्टर, ये वेक्टर एरिया वेक्टर ही है, क्योंकि नॉर्मल जो भी वेक्टर होता है सरफेस के वो एरिया होता है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड थीटा। टॉर्क की यूनिट जो है या कपल की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए अब कि whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque, बोल देते हैं ऐसा बट एक्सपीरियंस करता है वो कपल, और वो कपल की वजह से कॉइल रोटेट करती है, टर्न लेती है इस एक्सिस के अबाउट। जब भी कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी वो रोटेट करेगी, और रोटेट करने के पीछे रीजन क्या है कि हर आर्म, ईच आर्म ऑफ द कॉइल, उस पर फोर्स लगती है। ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों आर्म्स हैं इन पर फोर्स इक्वल ऑपोजिट और एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन होने की वजह से कैंसिल हो जाती है। जो ये वर्टिकल आर्म्स हैं इन पर एक पर बाहर की तरफ और एक पर अंदर की तरफ फोर्स लगती है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल होने की वजह से कॉइल को टर्न कराती हैं। इसलिए जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगी वो इस टॉर्क या कपल की वजह से टर्न करेगी। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो होता ही है, ये किसी इंसान ने बनाया नहीं, डिस्कवर किया है कि ऐसा होगा, और रीजन भी बताया साथ में। बस इस रीजन या इस डिस्कवरी को यूज करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया गया है। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाया जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसको वोल्टमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस ये चैप्टर का आखिरी चीज है। तो आज का हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं बच्चों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।